तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। पिछले एपिसोड के जैसे यह भी एपिसोड है कुछ खास, इसलिए नहीं करूंगा बकवास, एपिसोड को करूंगा स्टार्ट। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले कहूंगा सिर्फ एक ही बात, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपके जैसे कोई और भी आपका दोस्त है जो एनिमे यानी कार्टून एक्सप्लेन देखना चाहता है कुछ भी, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में हम 3 ब्राह्मण को देखते हैं। जैसा कि मेरा पिछला एपिसोड आपने देखा, कुल मिलाकर मतलब 4 ही ब्राह्मण थे। एक तो जेल में है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर ने पढ़वा था, बाकी 3 ये लोग हैं। उनमें से एक इसका बॉस है। वो कहता है किसी ने हमारे साथी को पकड़कर उसका कल्टीवेशन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। वो दोनों बंदे चौंक जाते हैं, उन लोगों के माथे से पसीना छूटते हैं। कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है। उसका सामना होंगशिया के प्राचीन सेट से हुआ हो। बिग ब्रदर चलो उसे बचाने के लिए चलते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, वो उन लोगों के पास ज्यादा देर तक रहेगा, वो हमारे प्लान का खुलासा कर देगा। भाई वो बंदा गुस्सा में आ जाता है, क्या उसको बचाना है। हम सभी ब्राह्मण भगवान विष्णु के भक्त हैं, हम लोग उनको अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। यदि हम में से कोई भी बंदा दिए गए प्लान में फेल हो जाता हो तो सिर्फ एक ही बात का इंतजार रहता है, वो है मौत। इतना कहने के बाद भाई उसके हाथ में कोई तालिस्मान था, उसको धीरे धीरे पकड़ता है, फिर उसके बाद तालिस्मान चमकने लगता है, फिर उसके बाद अपने आप धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर जाता है। मैं उन सभी को उड़ा दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ वैसे वाना फेयरवेल गिफ्ट में मैं पूरे जंग सिटी को नर्क बना दूंगा। उसके दोनों बंदे कहते हैं यस बॉस, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग जी हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रही होती है। वो कहती है आज मेरी छुट्टी है, आज मैंने उसके साथ लंच करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो साला गधे का बच्चा कब तक सोएगा, उसकी नींद खुली नहीं है, लेकिन साला कब तक वो उठेगा। तभी भाई नाम लेते शैतान हाजिर हो जाता है, यानी हमारा मेन कैरेक्टर आता है उबासी लेते लेते और कहता है डार्लिंग आज काम पर तुम नहीं गई। वो भी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए लंच बना दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर के मुंह से पानी चूने लगता है और थोड़ा सा ठरके स्टाइल में कहता है ओ माय गॉड किंग जी, तुम्हारी टांगे तो कितनी खूबसूरत और लंबी लंबी है, ली चैन से भी तुम्हारी टांगे बहुत खूबसूरत है, तो मुझे आकर्षित कर रही है अपनी ओर। अफसोस है कि तुम मॉडलिंग नहीं करती, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? हाँ मैं आ रहा हूँ तुम्हें छूने के लिए। ओ माय गॉड। तभी किंग जी एक डंडा निकाल के उसको मारती है, हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है फक ऑफ साले ठरके मुझसे दूर हट जा। हमारा मेन कैरेक्टर उड़ते उड़ते घूमते घूमते फिर गिर जाता है दूर। वो गुस्से में कहती है साले यांग यूनिफॉर्म के बच्चे, तू थोड़ा तमीज से पेश नहीं आ सकता, अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो रात भी नहीं हुई है। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि तुम बदल गए, एकदम सीधे साधे लवंडे बन गए हो, लेकिन नहीं, तुम तो अभी भी ठरकी हो साले लवंडे। भाई हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर फिर दांत टूट चुके हैं। ये एपिसोड कुछ मिलता जुलता है पिछले एपिसोड से, उसकी हालत खराब हो चुकी है और वो कहता है इस दुनिया में हर किसी को यानी सभी को सुंदरियों से आनंद लेने का अधिकार है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी हम शादीशुदा हैं। अपनी वाइफ की तारीफ करने में क्या बुराई है, बताओ मुझे क्या बुराई है। बस तारीफ करते करते थोड़ा फ्लो में भगा तो छूने की कोशिश करता था, बस इसीलिए तुमने मुझे मार दिया। और एक बात मुझे बताओ, ये बल्ला तुम्हारे पास आता कहाँ से है? ये तो बंदूक से भी ज्यादा शक्तिशाली है, साला इसके सामने मैं टिक नहीं पाता। वो भी अपना मुंह फुलाते हुए कहती है नॉट योर बिजनेस। तभी भाई टीवी पर एक न्यूज आती है जिसमें रिपोर्टर कहती है ताजा न्यूज। आज पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल से पूछताछ करते समय अचानक से उसकी मौत हो गई है। वो बंदा बहुत लोगों से मिला था, इनलीगल ड्रग्स के मामलों में भी शामिल था, लेकिन अचानक से उसकी मौत हो गई। इसका अभी तक किसी का कारण पता नहीं चला उसकी मौत कैसे हुई है। इस घटना की जांच पड़ताल की जा रही है, अगर इसमें हमें कोई सबूत मिलता है तो हम आपको लेटेस्ट न्यूज यानी अपडेट देते रहेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है, कहता है क्या वो ब्राह्मण मर गया, लेकिन ऐसे कैसे मर गया। किंग जी कहते हैं यांग इरफान तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये कौन है, तुम क्या इसे जानते हो? तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पर फोन आता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे फोन को उठाता है, कॉल को उठाता है, फिर वो चौंक जाता है। फोन के दूसरी तरफ से कोई बंदा कहता है बहुत बुरी खबर है डॉक्टर यांग, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, इन सभी की बीमारी मिलती जुलती है, जैसे कि आपने पहले पेशेंट की जान बचाई थी, एकदम उसी की जैसे बीमारी मिलती जुलती है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या, मैंने तो उसका इलाज पहले ही कर दिया, लेकिन ये फैला कैसे? अचानक से ये वायरस इतना हल्दी कैसे फैल गया है? इसका मतलब एक ही हो सकता है, वो इंडियन आदमी मर गया, यानी उसके दोस्तों ने यानी उसके साथियों ने कुछ किया होगा, है मुझे वापस अस्पताल जाना पड़ेगा। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर वाला कपड़ा पहनता है और किंग जी कहता है किंग जी बाहर बहुत खतरा है, बाहर मत जाना, मैं किंग जी से कहकर उसको कहूंगा कि तुम्हारे देखभाल करे यानी सुरक्षा करे। कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चल जाता है। हम देखते हैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बिजली तड़क रही है। हमारे मेन कैरेक्टर के मोबाइल पे फिर से फोन आता है, उठाते कहता है हाँ मैं यान यूनिफॉर्म बोल रहा हूँ, बोलो क्या है। तब उस बगल से कोई कहता है हेल्प मुझे आपकी मदद चाहिए, चीफ लू को कुछ हो गया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें किंग जी का सीन दिखाया जाता है जहां पर किंग जी बड़ी उदास होती है और अपने मन में कहती है यांग इरफान बाहर क्या चल रहा है, तुमने मुझे बिना बताए चल गए यहाँ से। तभी भाई वो टीवी में यानी न्यूज में फिर से एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है। किंग जी चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, न्यूज रिपोर्टर कहती है पूरे जंग सिटी में एक वायरस फैल चुका है, ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसका लक्षण EBHF से मिलता जुलता लक्षण बताया जा रहा है, ये चौथे लेवल का खतरा है, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है पूरे जंग सिटी में लॉकडाउन लगाया जाएगा। दुनिया भर के सभी वैज्ञानिक अभी तक इस वायरस का इलाज ढूंढ नहीं पाए। इस वायरस को सबसे पहले सिटी जी के गाँव में देखा गया था, गाँव में पूरी तरह से तहल महल पर मच चुकी है, हालांकि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है क्योंकि ये वायरस कंटिन्यू फैलता ही जा रहा है, कोई भी ग्रामीण वासी नहीं बचा है जिंदा, सभी लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्टर रोते हुए कहती है क्या वाकई में इंसानियत खत्म होने वाली है, क्या अब हमारे पहले कोई भी उम्मीद नहीं है? अचानक से उस न्यूज रिपोर्टर के पास फोन आता है, वो फोन उठाती है और फिर अचानक से खुश हो जाती
है, कहते हैं क्या तुमने क्या कहा, रुको एक सेकंड, क्या किसी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। वो अनाउंस करते हुए कहती है बहुत अच्छी खबर है, अभी हमारे सूत्रों से पता चला, मेडिकल सेंटर में हमें पता चला है कि कोई व्यक्ति था जो इस बीमारी से पीड़ित था, लेकिन किसी डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया है। अभी भी ह्यूमैनिटी के पास एक रास्ता है, वो डॉक्टर बचा हुआ है। यहाँ तक चीफ लू ने सभी से कहा है कि जल्दी से जल्दी स्टार ओशन इंटरनेशनल स्कूल मतलब हॉस्पिटल में पहुंचे और जल्द से जल्द डॉक्टर यांग को ढूंढ कर लाएं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मेडिकल सेंटर का, मेडिकल नहीं यार, हमें स्टार ओशन हॉस्पिटल का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भागते भागते आता है और कहता है यहाँ पर हालत कैसी है। हम देखते हैं सभी डॉक्टर की हालत खराब होती है, उनके माथे से पसीना चूर रहा है, लेकिन वो लोग कहते हैं आखिरकार डॉक्टर यांग आप कहते हैं हम लोग सभी मरीज को रूम नंबर 318 में रखे हैं। वो लोग सभी लोग इंतजार कर रहे हैं इलाज करवाने के लिए। मिलाकर 56 पेशेंट हैं, उन सबकी जान पर खतरा है। मेन कैरेक्टर कहता है चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो और जाकर सभी मरीज को, मतलब जो जिसका हालत सबसे बहुत ज्यादा खराब हो उसको सबसे पहले मेरे पास लगाओ, सबसे पहले मैं उसका इलाज करूंगा। सभी डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर यांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जियांग सिटी आपका हमेशा आभारी रहेगा। मेन कैरेक्टर कहता है चिंता मत करो, इस समय मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें इमरजेंसी रूम का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा लगता है जड़ी बूटियां कल से पहले नहीं आएंगी और पेशेंट की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर मैं एक एक इलाज करूंगा तो इलाज समय नहीं बच पाएगा मेरे पास, मुझे एक साथ इनका इलाज करना पड़ेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, मुझे अपने प्रोफेशनल का यूज करके अपने नीडल में डालना होगा, फिर इनसे इनकी थोड़ी उम्र बढ़ सकती है, थोड़ी देर खातिर तो रुक सकता है। इतना कहने के बाद वो अपना उस पावर को एक्टिवेट करता है, फिर कहता है इसमें मेरी बहुत सारी एनर्जी घट जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम मैं कुछ जिंदगियां तो बचा लूंगा। फिर बहुत सारी सुइयां लेता है, उसके अंदर अपनी प्रोविजनल क्यूआई डालता है, फिर इसके बाद अटैक नहीं करता है, मरीजों को में डाल देता है, मतलब उड़ते उड़ते डाल देता है। सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं हमारी मैडम पुलिस वाली एक लोगों को उठाकर कंधे पर उठाकर लेके आती हैं, कहती हैं डॉक्टर कोई है, डॉक्टर मामला बहुत गंभीर है। तभी वहां पर एक बंदा आता है, कहता है चिंता मत कीजिए, उन्हें हमारे हवाले छोड़ दिए और आप सभी लोग जाकर टेस्ट करवा ले, कहीं आपको भी तो वायरस चपेट में नहीं आ गया है। मैडम जी कहती हैं सुना तुम लोगों ने, सबसे पहले जाकर टेस्ट करवाओ। दूसरा बंदा कहता है इस अस्पताल के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाला हर चीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है। अपनी पुलिस वाली कहती है ठीक है, मैं वापस जाकर पीछे देखूंगी कि कोई छूट तो नहीं गया है। दूसरा बंदा कहता है मैडम आपके विचार आपके मन में क्या चल रहा है, बाहर बहुत खतरा है, प्लीज मत जाइए, बाहर मत जाइए। मैडम जी कहती हैं चिंता मत करो, मैंने जो ऑर्डर दिया उसको फॉलो करो। वैसे भी यांग यूनफान ने मुझे बताया था कि जियान टियान मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने वाले को कभी कुछ नहीं होता, मतलब वायरस से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जब से वो इंडियन ब्राह्मण मरा है तब से वायरस पूरे यांग सिटी में फैल चुकी है। हो ना हो ये सब यांग यूनफान से रिलेटेड है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर सबसे पसीना चूने लगता है, उसको दिक्कत होने लगती है। पेशेंट का लास्ट ग्रुप, इन लोगों को तो बहुत बुरी तरह से वायरस ने इफेक्ट किया है। हालांकि मुझे दिक्कत तो हो रहा है, लेकिन मुझे अपने आप को संभालना होगा, जाए जैसे, लेकिन संभालना होगा अपने आप को। चाहे तो मैं अपनी ऊर्जा एनर्जी को गोल्डन मेरिट द्वारा बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर इसके बाद मैं भी अपने सीमा पे पहुंच जाऊंगा। तो इसके लिए डापेंग जल्दी करो, जड़ी पुटिया जल्दी लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है, हमें डापेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गाड़ी चलाते हुए जड़ी पुटिया लेके आता है। वो कहता है दत्त तेरी जात की, फिर से बारिश होने लगी। तभी दो पुलिस वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं और कहते हैं रुको रुको, गाड़ी को साइड में लगाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकते, इसके आगे जाने के लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं जा सकते। डापेंग चिल्लाते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहने के बाद भाई गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है, गाड़ी को एकदम 400 की स्पीड में चलाने लगता है। भाई गाड़ी की स्पीड बढ़ते हुए देखकर बाकी पुलिस वाले अपना बंदूक उठा लेते हैं। एक ऑफिसर कहता है बहुत तेजी से गाड़ी भगा रहा है, क्या करें, हम इसे रोके। तभी वॉकी टॉकी पे एक मैसेज आता है गेट खोल दो, उसे जाने दो, अभी ये कोई और नहीं बल्कि अपना टकला पुलिस वाला है, इसी ने गेट खोलने के लिए कहा था। एक पुलिस वाला कहता है लेकिन झाओ वो 400 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है, कुछ हो गया तो। टकला पुलिस वाला कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे जानता हूँ, अगर कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। क्वारंटाइन जोन में सभी तैनात पुलिस ऑफिसर ध्यान दे, एक व्हाइट कलर की जीप जा रही है जिसका नंबर 999 है, कृपया उसे रास्ता दीजिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, उनको इलाज के लिए लेके जा रहे हैं, इसलिए उनको रास्ता दीजिएगा। और वो टकला पुलिस वाला अपने मन में कहता है यांग यूनफान, मैंने मुझसे जितना हो सके मैंने तुम्हारी इतनी मदद की थी, अब मैं तुम पर सब छोड़ता हूँ, प्लीज सबको बचा लेना। हम देखते हैं डापेंग चैन की सांस लेते हुए कहता है हाँ आखिरकार मैं पहुंच गया, बस थोड़ी देर और। तभी अचानक से टायर फट जाता है और वहां पर जब टकराता है टायर का चक्कर जमीन से, मतलब रोड से टकराता है तो चिंगारी निकल जाता है और डापेंग कहता है और नहीं यार तिरजात की, जब मैं पहुंचने वाला था तभी अभी टायर फट गया। भाई गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है, जो कि सर्वा घूम जाता है तिरछोरी और फाटक नहीं यार, ब्रिज तोड़ के नीचे गिर जाता है, कूद जाता है। डापेंग कहता है ओ नहीं सारी जड़ी बूटियां सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगी, ओ नहीं सब गया सब खत्म। हम देखते हैं वो गाड़ी गिरे जा रही है, गिर नहीं रही लेकिन गिरे जा रही है। तभी अपनी पुलिस वाली एक ट्रक लेके आती है, उस ट्रक के अंदर रेत भरा था, वो कहती है मुझे जल्दी करना पड़ेगा, गाड़ी गिर रही है, मैंने इस ट्रक के अंदर रेत भरा है, इससे उसको चोट तो नहीं लगेगी और जड़ी बूटियां भी खराब नहीं होगी। भाई वो ट्रक को सीधे उस गाड़ी के नीचे लिया देती है, रोक देती है, वहां पर रोक देती है, वो गाड़ी सीधे उसमें गिरता है, उस गाड़ी के चक्का पका टूट के अलग हो जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी उस ट्रक के अंदर आ जाता है। अपनी पुलिस वाली बाहर निकल के कहती है क्या तुम ठीक हो, तुमको कुछ हुआ तो नहीं ना। डापेंग भी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ कैप्टन नालन, आपने मेरी जान बचाई इसके लिए धन्यवाद। हम देख सकते हैं भाई उसको बहुत चोट लगी है और वो कहता
है सभी जड़ी बूटियां भी ठीक है, लेकिन इसे पहुंचाने के लिए मतलब बॉस यांग के पास पहुंचाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की भी हालत खराब हो गई, एकदम उसका शरीर थर थर कांप रहा है। वो कहता है सीट यार, मेरा प्रोविनल क्यूआई खत्म हो रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो जल्दी मेरा सभी क्यूआई माना खत्म हो जाएगा और इससे मेरा कल्टीवेशन में भी नुकसान हो सकता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है हमें 5 साल पुराना, 5 साल नहीं बहुत पुराना सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर का मास्टर दिखाया जाता है। वो कहता है बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई? अपना छोटा मेन कैरेक्टर कहता है ये बेम्बू घायल हो गया था इसीलिए मैंने इसको बचाया, अगर मैंने इसको नहीं बचाया होगा तो माउंटेन के नीचे रहने वाले दोनों छोटे भाई बहन इसको पकड़ लेते। उसका मास्टर खुश होते हुए कहता है बहुत बढ़िया है, इसके अंदर टैलेंट भी बहुत है और इसके अंदर दयालु भी बहुत है, बहुत दयालु भी है। लेकिन ये भाई बहन को मेन कैरेक्टर कहता है सायो भाई तुम बहुत छोटे हो, ये लो इसको खा लो नहीं तो तुम्हारा स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ये सब सुनकर उस चूहे के मुंह से प्राण निकल जाती है, उसका भी हालत खराब होने लगता है, पसीना एकदम गला सूख जाता है उसका मास्टर भी चौंक जाता है। वो खांसते खांसते कहता है अबे साले तू ये क्या कर रहा है, मैंने तुझे ट्रेडिशनल मेडिसिन इसलिए सिखाया थोड़ी ना है कि तू जानवर को पकड़े, मतलब उसका पहले ठीक करे फिर उसको खा जाए, मैंने तुझे इसलिए ठिकाया तुम जाको बेचार लाचार लोगों की मदद कर सके। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर कांपते कांपते खड़ा होते हुए कहता है बहुत लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, कई लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, इसके लिए मैं सब कुछ करूंगा जिससे उनकी जान बच जाए। एक डॉक्टर का काम होता है सभी लोगों को बचाना है, इसके लिए मेरा कल्टीवेशन भी नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब भी मुझे चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको बचाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है हमें अपनी पुलिस वाली का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कहती है यांग इरफान बस थोड़ी देर और इंतजार कर लो, मैं बस पहुंचने वाली हूँ भाई इतना कहते कहते वो वहां पर पहुंच जाती है और भाग दे दरवाजा खोलकर वहां पे आ जाती है, कहती यांग इरफान कहाँ हो तुम, देखो मैं जड़ी बूटियां लेके आई हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कोने में नहीं पता एकदम सदमे में खड़ा होता है, उसके माथे से पसीना चूर रहा होता है और वो लड़की कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। कहने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखने जाती है, लेकिन हाथ रखने से पहले हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर से इतना खतरनाक ऑरा रिलीज होता है, पूरा कमरे में फैल जाता है और कमरे में फैलते फैलते पूरा दुनिया में फैल जाता है, मतलब पूरा बिल्डिंग के ऊपर चल जाता है आसमान में एकदम। और उसके अंदर से लाइट भी रिलीज हो रहा था, जो कि इतना तेज लाइट रिलीज हो रहा था कि वो बेचारी उसको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, वो अपने आंखों के आगे हाथ रख लेती है और कहती है ये क्या ये हो सकता है उसके पास ब्रोकन थॉट टेक्निक हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर अंगड़ाई लेते हुए कहता है आखिरकार ये सब खत्म हो गया, लेकिन यार मुझे पता नहीं था कि मैं क्यूआई गैदरिंग के तीसरे लेवल पर पहुंच जाऊंगा। शुक्र है जड़ी बूटियां भी सही समय पर पहुंच गई थी, जिसको मैंने रिफाइन करके 9 ट्रांसफॉर्मेशन जिंक्सिंग पिल में बदल दिया था। सॉरी गाइस, जिंक्सिंग नहीं क्लिंसिंग पिल में बदल दिया और फिर हमने उस पिल को सभी पेशेंट को खिला दिया। उस पिल को खाने के बाद सभी पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज बनने लगी और उस वायरस को जड़ से खत्म कर दिया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुड़कर पीछे देखता है जहां पर सभी डॉक्टर थक चुके थे कल रात के काम करके। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शुक्रिया गाइस, ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, अगर तुम लोग नहीं होते तो इस महामारी कभी भी खत्म नहीं हो पाती, तुम्हारा धन्यवाद। सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक न्यूज रिपोर्टर कहती है देवियों और सज्जनों, देशवासियों विदेशवासियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। आज मैं तोड़ फोड़ न्यूज लेकर आई हूं। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि वायरस का खात्मा हो गया, एकदम जड़ से खत्म हो चुका है। समाज का हर एक व्यक्ति चाहे भले ही उसका जात अलग अलग हो, वो डॉक्टर यांग को धन्यवाद करने के लिए स्टार ओशन हॉस्पिटल के सामने एकत्रित है, खड़े हुए हैं बहुत देर से। मेरी तरफ से भी डॉक्टर यांग को और उसके साथ काम करने वाले डॉक्टर को और नर्सों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके वजह से ये वायरस का खात्मा हो चुका है। हम देखते हैं कुछ लोग हम हमारे मैडम जी के सामने आके कहते हैं मैडम जी हमें डॉक्टर यांग को धन्यवाद कहना है, क्योंकि उन्होंने हमारे परिवार की जान बचाई, हमारे परिवार में किसी सदस्य की जान बचाई, हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज जाने दीजिए अंदर। अपनी मैडम जी कहते हैं अरे तुम लोग शांत हो जाओ, ये बीमारी 2 दिन से फैली थी, इसीलिए सभी लोग डॉक्टर थक गए इसका इलाज करते करते। मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को भी परेशान नहीं कर सकती ना, इसलिए तुम लोग समझो मेरी बात। भाई तभी वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से आता है, कहता है गुड मॉर्निंग नालन। वो भी कहती है अरे यांग इरफान तुम बाहर क्यों आ गए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या बकवास कर रही हो, क्या मैं चैन से घूम भी नहीं सकता। ऑडियंस में से एक बंदा कहता है अरे देखो डॉक्टर यांग यहाँ पर है, आ जाओ सभी लोग आ जाओ, डॉक्टर यांग यहाँ पर है। डॉक्टर यांग आपने मेरे पिताजी की जान बचाई थी, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट स्वीकार कर लीजिए। दूसरा बंदा कहता है डॉक्टर यांग मैं जियो कंपनी का सीईओ हूँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई थी, मेरी तरफ से भी एक छोटा सा उपहार एक्सेप्ट कर लीजिए। वहीं पर हमारे मैडम जी सबको रोकते हुए कहती है अरे रुक जाओ तुम सब लोग रुक जाओ, एक एक करके आओ, एक करके आओ। भाई हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए इतना लोग आए थे भाई, पूरा गली जाम हो गई थी, गली देखो पूरा जाम हो गई है भाई। ऐसे धीरे सभी लोग कहने लगते हैं मुझे भी देना है गिफ्ट, उन्हें मैं पिता की जान बचाई थी। दूसरा बंदा कहता है उन्हें मैं माता की जान बचाई थी। तीसरा बंदा कहता है उन्होंने मेरे सासू माँ की जान बताई थी। इतना कहने के बाद सब लोग टूट जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ऊपर और गिफ्ट देने लगते हैं, ये लो आलू, ये लो कचालू, ये लो टालू। अरे भाई हमारा मेन कैरेक्टर परेशान हो जाता है, वो भी कहता है अरे नहीं मुंह में क्या दे रहा है, मुंह में कौन दे रहा है, अरे देना तो हाथ में दे, मुंह में कौन दे रहा
रहा है भाई। हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में किसी ने जूता ठूस दिया। वो भी कहता है सभी लोग शांत हो जाइए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। सभी लोग शांत हो जाते हैं और कहते हैं यस डॉक्टर यांग, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, बताइए। अरे 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 मेरा आप सुनिए यार, लेकिन इतना टकले लोग कहाँ से आए? बड़ी सावधानी से यार, बहुत खतरनाक साफ किया गया है, बाहर एकदम एक भी नहीं बचा है। मैं आपकी काइंडनेस को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा कर्तव्य है सभी लोगों की जान बचाना। तो प्लीज अपना गिफ्ट वापस ले जाएं, मैं किसी के भी गिफ्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर वाकई में आप लोग मुझे धन्यवाद करना चाहते हो तो समय समय पर हाथ धोइए, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, और समय समय पर योगा कीजिएगा। भाई इतना कहने के बाद वो हॉस्पिटल के अंदर दोबारा चला जाता है। हम देखते हैं सभी लोग अपने गिफ्ट को हवा में फेंक देते हैं और कहते हैं हमारे जियांगजांग सिटी के सेवियर और एक डिवाइन डॉक्टर, डॉक्टर यांग, आप तो बहुत कमाल के हो, आप बहुत अच्छे हो। मैंने अपने पूरी जिंदगी में आपके जितना काइंड डॉक्टर कभी नहीं देखा है। आप सच में बहुत अच्छे हो, आप हमारे बेनिफिक्टर हो। भाई इतना कहने के बाद चिल्लाते चिल्लाते सब लोग भाई रोने भी लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं अरे बहुत थक गल मानी, एकदम रात भर काम करके एकदम हालत खराब हो गया शरीर के। तभी उतने में चीफ लू और अपना टकला पुलिस वाले आते हैं, चिल्लाते कहते हैं ब्रदर यांग, चिल्लाते चिल्लाते आते हैं उसके पास। और हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है, कहता है अरे आखिर यार क्यों मेरे जैसे मासूम लोगों को आराम करने क्यों नहीं मिलता? जब देखो काम ही करते रहते हैं। अरे मुझे छोड़ दो के। अरे चीफ लू अपने और पोस्ट से पेशेंट लेके आए हैं क्या? चीफ लू कहते हैं अरे नहीं मैं यहाँ पर पेशेंट नहीं लेके आया हूँ, बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर चैन की सांस लेते हुए कहता है ठीक है कोई बात नहीं, बोलो किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? भाई उतने ही में वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने झुक जाता है और कहता है ब्रदर यांग, जियांगजांग सिटी आपका बहुत बड़ा आभारी है। प्लीज मुझे भी सिटीजन की तरफ से आपको हार्दिक आभार करने को व्यक्त करने के लिए परमिशन दे। वो भी कहता है अरे नहीं चीफ लू आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मेरे सामने मत झुकिए। टकला पुलिस वाला कहता है चीफ लू बिल्कुल सही कर रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो जियांगजांग सिटी नहीं पूरा बल्कि बासु क्षेत्र एरिया पूरा खराब हो जाता, मतलब पूरा बर्बाद हो जाता भारत के चक्कर में। लेकिन आपने हम लोगों की मतलब पूरी जियांगजांग सिटी और बासु क्षेत्र की पूरा जान बचाई है। फिर दोनों साथ में कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम डायरेक्टर डुओ ब्रदर, हम आपको अंगूठा दिखाते हैं। अरे चिढ़ाने वाला नहीं बल्कि सबासी वाला अंगूठा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में चिढ़ते हुए कहता है लेकिन आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, लेकिन सारा काम मैंने अकेले नहीं किया है, कुछ मेरे दोस्तों ने भी किया है, जैसे कि चीफ लू और अपना टकला पुलिस वाला और अपनी टकली पुलिस वाली, आपने भी मेरी बहुत मदद की है। सॉरी गाइस, टकली पुलिस वाली नहीं बल्कि पुलिस वाली, और सभी पुलिस ऑफिसर और हमारे कर्मचारी और मेडिकल वाले कर्मचारी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम साथ मिलकर लड़ाई नहीं करते तो हम इस वायरस के सामने कभी जीते ही नहीं पाते। टकला पुलिस वाला कहता है ओहो क्या बात है डॉक्टर यांग, आपने इतना अच्छा काम किया, आप उसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते। तभी वॉकी टॉकी से कोई बंदा कहता है झाउई हॉस्पिटल के 1 किलोमीटर दूर एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बहुत हालत गंभीर हो चुकी है उस लड़के की। पुलिस वाला कहता है क्या एक्सीडेंट हो गया है, तो इसकी रिपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से करो। हमने इनका आधार कार्ड चेक किया तो हमें पता चला ये ग्रुप की मिस ये किंगजी है, और ये एक्सीडेंट हुआ है जो इनका, ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर एक्सीडेंट कराया है। भाई ये सब सुनकर वो तीनों चौंक जाते हैं, कहते हैं क्या? हमारा मेन कैरेक्टर उतना दांत पीसने लगता है। सीन सीट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर स्टार रोशन हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। हम देखते हैं किंगजी बेहोश होती है, वहां पर हमारा मेन कैरेक्टर बैठा होता है और साथ में टकला पुलिस वाला और अपनी पुलिस वाली होती है। मेन कैरेक्टर कहता है किंगजी को मामूली चोट और कुछ खरोच लगी है, वो ठीक है, बस वो बेहोश हो गई है। लेकिन उससे भी बुरी बात, डापेंग किंगजी को बचाते बचाते इतना इंजर्ड हो गया कि वो मरते मरते बचा है। सबसे पहले उसने किंगजी को मारने के लिए स्नाइपर भेजा, अब उसने एक्सीडेंट करवा दिया। अगर मुझे पता चला इस सभी प्लान के पीछे लिन तियानवू है, मैं उसको उसी के बिल से निकालने के लिए मैं पूरे जियांगजांग सिटी को तहस महस कर दूंगा, भले इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी वो पुलिस वाली उस टकले के कान में जाके हल्के आवाज में कहती है गप 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 गप। नहीं समझ आया ना यार, मुझे भी नहीं समझ आया उसने क्या कहा। टकला पुलिस वाला कहता है ये सीक्रेट न्यूज है, लेकिन उसकी वाइफ भी इंजर्ड है, उसे जानने का पूरा अधिकार है, नालन उसे बता दो। वो भी कहती है यस सर। यांग इनफान सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें शक है ये सब लिन तियानवू ने करवाया है तो तुम उसके पास इतना आसानी से नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। भले उसने रोज बार छोड़ दिया, आज भी जियांगजांग में सबसे बड़ा अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब का मालिक है। उसने दुनिया के कोने कोने से बॉक्सिंग चैंपियन को बुला रहा है और उन्हें भर्ती करवा रहा है, इसके लिए उसने बहुत सारा पैसा भी खर्चा किया है। जब भी उसके आदमी का मैच होता है तो उसे देखने के लिए वहां पर जरूर आता है। और खुशखबरी की बात तो ये है हम भी अपने देश की तरफ से एक बंदा को भेज सकते हैं। हमने अपने देश के नंबर 1 किक बॉक्सिंग चैंपियन को बुलाया है और वो हमारे साथ काम करेगा, मौका मिलते ही लिन तियान को फटाक दे हरा देगा और उसे पकड़ लेगा। मेन कैरेक्टर कहता है रनर को क्यों भेज रहे हो, क्यों ना चैंपियन को भेज दो। टकला कहता है अरे वही तो है चैंपियन, वो जियांगजांग अंडरग्राउंड माफिया ग्रुप में बहुत पॉपुलर है, अगर हम इसको चारा बनाकर आगे भेजेंगे तो कोई भी लड़ने के लिए नहीं आएगा, लिन तियानवू भी नहीं आएगा लड़ने के लिए, क्योंकि इसे कहते हैं बॉक्सिंग क्वीन, खौफ का दूसरा नाम बॉक्सिंग क्वीन। भाई मैं आप सभी को एक और बात बता देता हूँ यार, मैंने इसको पहली बार देखा, मैं इसको चीन नहीं पाया। भाई अपनी पुलिस वाली है, मैंने इसको पहली बार दूसरे कपड़ों में देखा था ना, इसलिए नहीं चिन पाया। वो कहती है यांग इनफान तुम्हें पता चल ही गया होगा कि आखिरकार कमजोर है कौन लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी मेरी बराबरी
कर पाओगे। जिस पोजीशन पर मैं हूँ वहां पर कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मुझे लोग प्यार से कहते हैं बॉक्सिंग क्वीन, बॉक्सिंग क्वीन। मैं लगातार 10 बार किसी को भी हरा सकती हूँ बिना थके, बिना प्रॉब्लम के। हमारा मेन कैरेक्टर चिढ़ते हुए कहता है जी मैम जी मैम जी, आप तो बहुत ताकतवर हो, मैं ही बहुत कमजोर हूँ। यांग यूनफान, तुम्हारा क्या कहना? उस आदमी की जगह पे हम अपने आदमी को भेजते हैं जिससे हम उस लिन तियान हाउ को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। तुम यही कहना चाहती हो ना, अगर मैं किसी वू से लड़ूंगा तो लिन तियान हाउ अपने आप बाहर आ जाएगा। भाई मैं आप सभी को बता देता हूँ वो क्या है। जो लिन तियान हाउ चला रहा है, जो भर्ती एडमिशन करवा रहा है सबका, उसको वू बैच कहा जाता है। मतलब वो जब भी आएगा कोई तो वू बैच से आएगा। क्या तुम भूल गई कि सबसे पहले कौन हारा था? हाँ ठीक है, मैं हार गई थी, इसलिए इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। तुम जाओगे वहां पर और तुम जैसे देखोगे उसको, तुम हमें तुरंत मैसेज भेजना, हम तुम्हारी मदद के लिए वहां पर वापस मतलब वहां पर आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है, अगर ऐसा करने से मुझे मदद मिलेगी तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन उससे पहले वो इविल स्माइल देते हुए कहता है मैं उनके साथ खेलना चाहूंगा। हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गाड़ी जा रही होती है, उसके अंदर से कोई बंदा कहता है हम बस पहुंचने वाले हैं। वो गाड़ी एक जगह पर जाकर रुक जाती है। कोई बंदा कहता है फटाफट सब लोग नीचे उतर लेते हैं। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। एक बंदा कहता है तुम लोग यहाँ पैसे कमाने आए। मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्योंकि बंदूक के गोलियों के पास आंख नहीं होती, वो किसी के भी भेजे में जा सकती है, तेरे या मेरे में भी जा सकती है। इसलिए जब तक तुम यहाँ पर हो कोई भी मूर्ख वाली हरकत मत कर। तुम लोगों को सुनाई दिया कि नहीं? वो भी कहता है यस सर हमें सुनाई दिया, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तभी अचानक से एक कवाड़ी खुलती है, उसके अंदर से एक लड़की आती है। उसका सबसे पहले हमें उसका पैर दिखाया जाता है, फिर उसके बाद बम बम डिगी डिगी बम बम दिखाई देगा। यार राइटर क्या क्या दिखा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद उसका चेहरा दिखाई देता है। भाई वो देखने में भी एकदम सुंदर, एकदम चार्मिंग लग रही है। वो कहती है क्या ये आज के हमारे प्रतियोगी है? भाई उसकी इतनी गहरी अदा देखकर जो अभी अभी बहुत सख्त भाषण दे रहा था वो भी उसके प्यार में गिर जाता है। कहता है जी हाँ सिस्टर लेन, मैंने अभी अभी सभी बंदों को बैकग्राउंड की जांच करने के लिए भेजा है, लेकिन उसमें से लास्ट बंदा जिसका नाम मैगिल है वो बहुत रूथलेस है। वो सभी बात किसी मेरी बात मानता ही नहीं है, लेकिन उसके हाथ एकदम पत्थर के जैसे सख्त है। मुझे तो पूरा यकीन है आज रात का विजेता वही होगा। मैडम जी कहती हैं गुड 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 गुड, मुझे उसके पास लेके चलो, मुझे भी उसको देखना है। एक बंदा उबासी लेते हुए कहता है अरे यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ शादी करने के लिए थोड़ी ना आए कि देखम देखी वाला खेल कर रहे हो, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए आए। थोड़ा जल्दी जल्दी अपना बकवास करो क्योंकि मुझे नींद लगी है, मुझे सोने जाना है। भाई ये कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर है जो कि अपने रूप बदल के आया है, अपना नाम बदल कर आया है। मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर के पास चल जाती है और उसको चिपक कर देखने लगती है। ओ तुम हो मैगिल? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ मैं हूँ मैगिल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने तुमको कहीं देखा है? अरे नहीं आपने मुझे नहीं बल्कि किसी और आदमी को देखा होगा। और एक बात, मेरे पास वाइफ है, अगर मेरे वाइफ को पता चल गया कि कोई लड़की मुझसे सटी थी वो सूंघ के पता लगा लेगी और मुझे खूब मारेगी, इसलिए प्लीज मुझसे 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। वो अपना मुंह फुलाते हुए कहती है अबे साला कितना दब्बू है, अपने मेहरारू के सामने दब के रहता है, इसको पाल डरपोक, कितना डरपोक। तो ठीक है आखिरकार समय आ ही गया। हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है, भले ही हम जीत ना पाए लेकिन मैं सॉरी हूँ हम बहुत अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। कोई भी बंदा इस फाइट को जीत लेता है तो इसे 1 लाख युआन इनाम में मिलेगा। और एक बात याद रखना, लगातार 5 मैच जीतने के बाद तुम्हें बू से लड़ने का मौका मिलेगा। अगर तुम उसे हरा देते हो तो मास्टर हु आकर तुम्हें खुद 5 मिलियन का चेक देंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़ाई होने वाली है और 2 बंदों के बीच में लड़ाई भी हो रही है, लेकिन एक बंदा जंप मारता है और ऊपर जाता है, ऊपर से धीरे 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 आता है, मतलब बहुत तेजी की स्पीड में आता है, सीधे क्रैश लैंडिंग मारता है और बंदा नॉक डाउन हो जाता है और अपने हाथों से उसका माथा पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। ऑडियंस से बंदे कहते हैं बहुत सही, भाव 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 नहीं दाओ 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 भरादर दाओ, आपने कमाल कर दिया, बेमिसाल हो आप, कमाल हो, खतरनाक हो, आपने उसे सिर्फ एक ही अटैक में नॉक कर दिया, आपके सामने तो कोई टिक ही नहीं देता है, क्या बात है, वाह वाह मजा आ गया। हमें बताया जाता है अंडरग्राउंड फाइटिंग में 1 वर्सेस 1 फाइट होता है, जो हार गया वो बाहर गया। इस कंपटीशन में 32 प्लेयर भाग ले रहे हैं। वहाँ देखो वहाँ लिन तियान हाउ के बंदे आए हैं और साथ ही में दुनिया भर के बहुत अमीर लोग और टैलेंटेड फैमिली के बच्चे भी आए हैं, बंदे भी। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तो अपराधी है, क्रिमिनल है और आतंकवादी भी है। वो इस कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लिन तियान हाउ एक बैंकर है, सारा पैसा उसी के पास जाता है, सट्टा वाला सारा पैसा उसी के पास जमा होता है, फिर वो मैच में हेर फेर करके सारा पैसा अपने ही जीत लेता है, मतलब उसके पास चल जाता है सारा पैसा। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पे। हमारा मेन कैरेक्टर बड़े उदास मन से अपने मन में कहता है ये सभी तो होंग तियांग पीक रियलम के बंदे हैं। देखकर ऐसा लगता है कि सभी लोग इसी स्टेज पर है। यार मेरा तो दिल टूट गया, कोई भी यहाँ पर ताकतवर नहीं है। उसके बगल में एक बंदा बैठा होता है जिसको डर के मारे, यार जिसके डर के मारे फटी जा रही है उसकी। एंकर कहती है अब तीसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है, स्वागत कीजिए तीसरे राउंड के बंदे का। तीसरा राउंड और किसी का नहीं बल्कि हमारे मेन कैरेक्टर का है। वो खड़ा होता है जाने के लिए, तभी बगल वाला बंदा कहता है ऑल दी बेस्ट भाई, और वो अपने मन में कहता है ये आदमी यहाँ का तो नहीं लगता। वो बंदा फिर कहता है अपना ध्यान रखना। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है यहाँ सभी लोग भेड़ के खाल में भेड़िया है और लोग कैसे सोच रहे हैं कि हम लोग ये मैच को कैसे जीते, लेकिन ये बंदा कितना अच्छा है, ये मुझे गुड लक भी कह रहा है। तुम्हारा धन्यवाद, ध्यान मुझे नहीं रखना है
बल्कि उससे रखना पड़ेगा जो मेरे साथ लड़ेगा। भाई इतना कहने के बाद वो एरिना में चल जाता है। वहां पर जाने के बाद वो एबिल स्माइल में देता है, बड़ी खतरनाक पोजीशन में ताकता है साला, और वो जो उसके बगल में बंदा है वो बहुत बड़ा होता है, उसका परछाई भी बहुत बड़ी। हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने एकदम छोटा सा लग रहा था। वही तभी ऑडियंस हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है छोटे बच्चे तू यहाँ क्या रहा है, जाके तू पी ले। साले वो मॉन्स्टर है मॉन्स्टर, वो तुझे कच्चा खा जाएगा, तू फंस गया है पूरी तरह से, तेरा किस्मत बहुत खराब है, हार मान जा और बाहर निकल जा। भाई उस मॉन्स्टर का एक बॉस भी होता है, वो कहता है हे उस पिद्दी मैगिल को मार दो, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे लड़कियां ला कर दूंगा। उनमें से एक लड़की कहती है हे बॉस अगर आप जीत गए तो आज रात को मैं आपकी सेवा करूंगी। मतलब समझ गए ना आप? अरे 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 आराम से छुइए दर्द हो रहा है। एंकर कहती है जब मैं सिक्का उछालूंगी तब लड़ाई स्टार्ट कर देना, रेडी स्टेडी गो। इतना कहने के बाद सिक्का उछाल देती है। भाई उसके गो बोलते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को एक मुक्का मारता है। उसको इतना खतरनाक मुक्का लगा होता है कि वो साला उड़ते उड़ते बहुत दूर चल जाता है। सिक्का अभी भी हवा में उड़ रहा है। इनमें से सभी बंदे चौंक जाते हैं, उनकी आंखें फट के बाहर आ जाती, कहती है अरे होली शिट ये क्या हो गया, सिक्का अभी तक हवा में उड़ रहा है, उसने एक मुक्का मार दिया, बड़ा दूर फेंका गया। एंकर का तो और बड़ा खतरनाक वाला रिएक्शन निकलता है। वो कहती है अरे बाप रे बाप, ये मुक्के से इतना बड़ा खतरनाक मॉन्स्टर को इसने मार कर दूर पटक दिया। ऑडियंस में से किसी भी बंदों को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि सिक्का अभी भी हवा में है और वो बंदा अभी तक जमीन पे पड़ा गिरे जा रहा है, मतलब उड़े जा रहा है। उसके बॉस को अभी तक पता ही नहीं चला कि उसका बंदा मार खा के उड़े जा रहा है। उसको तो ऐसा लग रहा है कि हमारा मेन कैरेक्टर मार खाया है, वो उड़े जा रहा है हमारा मेन कैरेक्टर। जब वो बड़े ध्यान से देखता है तब उसकी फट के हालत खराब हो जाती है, कहती है अरे अरे मेरा बंदा कैसे हार गया यार, मैं हार नहीं। उसका बंदा उड़ते जा रहा है, कितना देर तक उड़ेगा यार, और साथ में कोइन भी उड़ते जा रहा है, अभी तक नीचे नहीं गिरा। फाइनली आखिरकार वो बंदा उड़ते उड़ते आखिरकार कहीं टकरा गया, किसी दीवार में टकरा कर ब्लास्ट धमाका हो जाता है और सिक्का सीधे जमीन पर गिर जाता है धड़ाम से। और ऑडियंस किस तरह अलगे चूर रही है, उनको तो अभी तक विश्वास नहीं रहा है, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है, उनको लग रहा है कि ये सब सपना, मैं सपना देख रहा हूं। भाई वो बंदा जिसे हमारे मेन कैरेक्टर नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने जिससे मारा था, वो बंदा उड़ते उड़ते उस बंदे के ऊपर गिरा था जो मोटा उसका बॉस था, उसके ऊपर जाके सीधा लाल करती है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है, उसके भी नाक से खून निकलने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर एंकर तो कहता है आपने तो यही कहा था जैसे मैं छिक्का उछालूंगी वैसे फाइट को स्टार्ट कर देना है, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मैंने बस उसे थोड़ा सा हल्का सा मुक्का मारा था, उड़ के गया कहाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। एंकर कहती है वेल शैतानी मुखौटा पहने मैगिल को पहली जीत मिलती है, बधाई हो। हमारा मेन कैरेक्टर इमोशनल होता है, इमोशनल होकर रोने लगता है, कहते हैं आखिरकार मैं जीत गया ये। ऑडियंस में से कुछ बंदे होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को फाइट को देख के पसंद करने लगता है, ये आपने तो आग लगा दिया। वहीं पर कुछ हेटर होते हैं जो कहते हैं अरे साला बात तेरी साथ हमारा पूरा पैसा डूब गया। हम देखते हैं छत पर से हमारे मेन कैरेक्टर का फाइट को कोई देख रहा था, 3-4 बंदे देख रहे थे, उसमें से एक लड़की कहती है क्विलिंग बहुत दिन हो गए, मतलब 1 महीना हो गया है, तुम अभी तक बदले नहीं, बिल्कुल तुम वैसा ही हो। ये कोई और नहीं बल्कि अपनी लीन है, इसको इतने दिनों बाद देख के मेरी आंखें नम हो गई हैं। वो कहती है मैं इस बंदे पे यानी मैगिल पे 10 मिलियन युआन लगाती हूँ सट्टा, अभी कभी ये पक्का अगला राउंड जीत जाएगा। लिन तियानवू हंसते कहता है ये तो बहुत बड़ा सट्टा है मिस एलिस। भाई लिन तियानवू हमारे लिन को मिस एलिस कह रहा है, इसका मतलब उसने अपना नाम चेंज किया है, जैसे कि हमारा मेन कैरेक्टर ने अपना नाम चेंज किया। अगर आपका उस बंदे में इंटरेस्ट है तो मैं उस बंदे से आपको मिला सकता हूँ। मिस एलिस अपनी लिन यानी मिस एलिस कहती है ये मेरा बिजनेस है, तुम इसमें टांग मत अड़ाओ, मास्टर हूँ और चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं। अगर मुझको उससे मिलना है तो मैं खुद ही जाकर मिल लूंगी, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लिन कहती है क्विलिंग मैंने तुम्हें पहली नजर में ही पहचान लिया था, अब देखना ये है जब बाद में हम मिलेंगे तुम मुझे पहचान पाते हो कि नहीं। तो गाइस इस एपिसोड का एंड यहीं पे करते हैं, मिलेंगे बाद में। क्या करते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सब कुछ। सब्सक्राइब से 2-3 फायदा हो जाता है यार, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और साथ में आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, सायोनारा।